सर कहाँ से आ रहे हैं बच्चे आपके पास अभी? ऑल ओवर इंडिया से सभी जगह से बच्चे आते हैं। फ्रेश बच्चा आपके पास ज्वाइन करता है तो कितना टाइम आप लगाओगे उनको नेशनल तक पहुंचाने में? तो अगर उसका शूटिंग के अंदर इंटरेस्ट है कि मेरे को करना है तो उसको नेशनल खेलने में वो फर्स्ट स्टेप में मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही वो नेशनल खेल सकता है। सर क्या शूटिंग अमीरों का गेम है? नहीं, ये एक भ्रम है कि शूटिंग अमीरों का गेम है। ऐसा कुछ मतलब कोई क्राइटेरिया है कि ये एज है इसके बाद ही शूटिंग शुरू कर सकते हो? शूटिंग के अंदर एज क्राइटेरिया है कि 10 ईयर का जो शूटर है वो शूटिंग कर सकता है एयर पिस्टल के अंदर। क्या इंडिया में कोच सर्वाइवल कर रहे हैं? सर कहाँ से आ रहे हैं बच्चे आपके पास अभी? सर मेरे पास चंडीगढ़ से, पंजाब से, कर्नाटक से, यूपी से, हिमाचल से, ऑल ओवर इंडिया से सभी जगह से बच्चे आते हैं। अच्छा, वो बच्चे वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते हैं? यस सर। अच्छा। सर एक चीज़ बताओ, अगर मान लीजिए कोई मैं फ्रेश बच्चा आपको देता हूँ या फ्रेश बच्चा आपके पास ज्वाइन करता है तो कितना टाइम आप लगाओगे उनको नेशनल तक पहुँचाने में? देखिए, अगर कोई फ्रेश बच्चा आता है तो अगर उसका शूटिंग के अंदर इंटरेस्ट है कि मेरे को करना है तो उसको नेशनल खेलने में वो फर्स्ट स्टेप में मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही वो नेशनल खेल सकता है। मतलब 1 साल में वो नेशनल खेल सकता है? इजीली। अच्छा। सर क्या शूटिंग अमीरों का गेम है? नहीं, ये एक भ्रम है कि शूटिंग अमीरों का गेम है। शूटिंग को नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं। बस शूटिंग में क्या है कि जैसे इसके अंदर इक्विपमेंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और पहले ही हो जाती है। अगर हम बाकी गेम्स में देखें तो उसमें इन्वेस्टमेंट शूटर की डाइट होगी या शूटर के इक्विपमेंट के ऊपर इतना नहीं होता। शूटर की डाइट होगी, शूटर को जो ट्रैवल करना पड़ता है उसके ऊपर आता है। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपका वन टाइम इक्विपमेंट के ऊपर आता है। उसके बाद शूटर को सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। ऐसा कुछ मतलब कोई क्राइटेरिया है कि ये एज है इसके बाद ही शूटिंग शुरू कर सकते हो या बचपन से ही मतलब कैंडिडेट शुरू हो सकते हैं शूट करना, प्लेयर शूट कर सकते हैं? शूटिंग के अंदर एज क्राइटेरिया है कि 10 ईयर का जो शूटर है वो शूटिंग कर सकता है एयर पिस्टल के अंदर, और जो फायर आर्म्स के अंदर है वो 12 ईयर का। तो बाकी अपर एज के लिए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 10 और 12 ईयर से स्टार्ट कर सकते हो? हाँ जी। जो एयर पिस्टल है वो 10 ईयर से, जो फायर आर्म्स हैं वो 12 ईयर से, और अपर एज के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जिस मर्जी एज तक उसको मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप 80 साल के हो तब भी आप शूटिंग खेल सकते हैं उसमें। वेरी गुड। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, क्या इंडिया में कोच सर्वाइवल कर रहे हैं? उनकी कोई फिक्स एक मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल नहीं है या उनके पास एक रेवेन्यू सिस्टम नहीं है? देखिए, जहाँ पे कोच वर्डिंग आ जाती है तो इसका मतलब आप किसी को कोच कर रहे हैं। तो कोच को सरवाइव करना मतलब अगर हम ये बोलें कि कोच सरवाइव कर रहा है तो ये मतलब अगर मैं उसमें बोलूँ कि सरवाइव नहीं करता है कोच अपनी जो उसके अंदर जो प्रतिभा है वो दूसरे में ढालने की कोशिश करता है। तो इसमें सरवाइव करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर उसने इस पैटर्न को चुना है तो उसको जो उसके अंदर मतलब जो प्रतिभा है अगर वो उसको दूसरों को अगर प्रदान करता है तो उससे बड़ा धन और कोई है ही नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, पहले ना प्रीवियस टाइम पे ये होता था, माता पिता अपने बच्चों को बोलते थे जा भाई इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ये सब होता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत सारे लोग गेम की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। माँ बाप भी अब बच्चों को गेम की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट आपको कैसे लगता है कि ये क्या है? ये मतलब सेल्फ इनिशिएटिव है या लोग मनु भाकर या फिर प्रभजीत लोगों को देख के, सर्वजीत वगैरह को देख के इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि भाई हमारा बच्चा भी कर लेगा, या क्या है? मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुए हैं इंडिया के अंदर में या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा हैं? क्या है ऐसा कि लोग अब इंजीनियर डॉक्टर ना बन के मतलब एक प्लेयर बनने की तरफ ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको एक लाइन के अंदर आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि एक जो प्लेयर है वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बन सकता है। एक आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ये जरूरी नहीं कि वो प्लेयर बने। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर आपको कब लगता है कि एक बच्चा, सपोज एक नया बच्चा आपके पास आया, उसमें क्या चीज़ आपको ऐसी लगती है कि वो बच्चा मेडल ला सकता है? जैसे लेट से मैंने कहा कि आपके पास में
1000 बच्चे आए, 100 बच्चे आए या 10 बच्चे आए, तो आपको किसी एक को चूज करना है या फिर आप किसको ऐसा देखते हो उसमें कि यार ये बच्चा है जो मेडल ला सकता है? वो क्या चीज़ है जो आपको मतलब डिसीजन लेने में वो करती है, हेल्प करती है? देखिए, एज ए कोच मैं ये बोलूँगा कि अगर बच्चे का हल्का सा भी इंटरेस्ट है, 1% भी अगर उसका इंटरेस्ट है, बाकी जो 2 जीरो है 100% बनाना वो कोच का काम होता है। अगर कोच को लगता है कि वो उसको मेडल लेके आ सकता है, तब ही बच्चा मेडल लेके आ सकता है, क्योंकि कोच ने डिसाइड करना है कि ये बच्चा को मैंने मेडल के लिए तैयार करना है कि नहीं करना है। अगर सपोज कर लीजिए एक बच्चा मेडल लेके आ सकता है और कोच उसको उस लेवल का तैयार ही नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा कभी भी मेडल नहीं लेके आ सकता। सिर्फ बच्चे का इंटरेस्ट और कोच के अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए कि वो उसको मेडल के लिए रेडी करे। अगर कोच के माइंड में ही नहीं है कि वो उसको मेडल दिलवा सकता है, तो फिर बच्चे को मेडल लेके आप उसको फिर लक ही बोल सकते हैं। तो जैसे आपके मैंने स्टडी किया था पिछले कुछ टाइम में, आपके स्टूडेंट ने काफ़ी स्टूडेंट ने नेशनल क्वालिफाई किया है, कुछ बच्चे एशियन गेम में भी गए हैं और काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। तो ये क्या मतलब आपको अंदर से कैसी फीलिंग आती है जब बच्चा आपका नेशनल क्वालिफाई करके आता है और कुछ बच्चे आपके जब आगे जाते हैं इंटरनेशनल गेम्स के लिए, तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है? कैसा रहता है वो पल आपके लिए? देखिए, जब बच्चा नेशनल प्लेयर बनता है और जब वो एक अच्छे एशियन गेम्स या कहीं पे मेडल लेके आता है, तो एक कोच का जो सा बोझ होता है ना, वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। बस एक कोच को चाहिए होता है कि बच्चा अप्रिशिएट करे कि मैंने वहाँ से सीखा है। और दूसरे, अगर हम एज ए वैसे लेके चलें कि नहीं मतलब प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली मेरे को उतना बेटर लगता है कि हाँ, मैंने अपने काम को बहुत सलीके से किया और मेरे को उसका रिजल्ट। एक ही तरीके के सारे शूटर होते हैं, एक ही तरीके की पिस्टल है, गेम भी एक ही है, ऐसा क्या होता है? ट्रिगर भी एक ही जैसा दबा रहे हैं, बट एक बच्चा नेशनल में क्वालिफाई होके आता है और एक बच्चा डीमोटिवेट होके घर वापस जाता है। देखिए सर, जब एक ही तरह की पिस्टल है और एक ही तरह से बच्चा चला रहा है और एक ही टाइप से ट्रेनिंग कर रहा है और एक ही कोच है, और उसके बाद जब डिफरेंट रिजल्ट्स आता है तो उसके अंदर जो कमी है, तो वो मैं 101% वो कोच की कमी बोलूँगा। क्योंकि कोच के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो जिस बच्चे को रेडी कर रहा है, जितने बच्चों को रेडी कर रहा है, वो एक कोच की ना लिमिटेशन होनी चाहिए कि भाई मैं इतना स्कोर रेडी कर रहा हूँ, तो वो सबके लिए उतना होना चाहिए। अगर हम ये बोलेंगे नहीं वो बच्चा उतना मार रहा है, तो बच्चे की लिमिटेशन आप ले लीजिए कि अगर कोच रेडी करे तो 80% सभी का 80% स्कोर आना चाहिए, लेकिन अगर किसी का 90% आ रहा है वो बच्चे की प्रतिभा, लेकिन अगर सभी का ऑल ओवर 80% आ रहा है तो वो कोच की प्रतिभा है। बलविंदर सिंह कौन है? अगर मेरी ऑडियंस को बताना हो, जिनके साथ मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ या जिनके साथ मेरा सेशन हो रहा है, वो बलविंदर सिंह है। ये बलविंदर सिंह वो नाम है कि अगर आपको किसी बच्चे को भी अगर एयर पिस्टल के अंदर वो चाहता है कि वो 580 और 590 स्कोर मारना चाहता है, उसके अंदर सिर्फ इतनी इच्छा होनी चाहिए। तो अगर वो मारना चाहता है और उसके पास इक्विपमेंट है, तो मैं उस बच्चे को उस लेवल के स्कोर को बहुत ही जल्द अचीव करवाता हूँ। आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ से अगर दिल्ली जाना है चंडीगढ़ से, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बस में भी जा सकते हैं, और आप अपनी बाइक पे भी जा सकते हैं, और आप शताब्दी में भी जा सकते हैं, और वंदे भारत में भी जा सकते हैं। ये चारों पांचों चीज़ें आपको दिल्ली तक पहुंचाती हैं। बस बलविंदर सिंह जोन्स है वो वंदे भारत की तरह के आपको बहुत ही कम टाइम में टेक्निक से वहाँ पर पहुँचाए। वेरी गुड। तो बलविंदर सिंह आज हमारे पॉडकास्ट में आए, हमसे डिस्कशन की, तो आप ये बताइए, अगर यहाँ से किसी बंदे को, ये पॉडकास्ट सुनने वाले बंदे को आपसे कोई हेल्प लेनी हो, तो क्या आप मुझे परमिशन दे रहे हैं कि आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं, ताकि किसी को आपको कांटेक्ट करना हो या किसी को आपसे कंसल्टेंसी लेनी हो तो वो ले सकता है? परमिशन है, इजाज़त है? हाँ जी हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर जब मर्जी मेरे को कोई भी क्वेश्चंस करो, या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मतलब कि शूटिंग के रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो मैं टेक्निकली पूरा हेल्प करता हूँ। आप मेरे को जब मर्जी उसको क्वेश्चन अगर या कुछ भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो वो पूछ सकते हैं। फाइनेंशियली मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकली वो चाहे मेरे से 24 आवर पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। आजकल मैंने देखा है कि जैसे
गेम है या फिर कोई, मैं पर्टिकुलर शूटिंग की बात करूं, एयर पिस्टल की बात करूं, तो बहुत सारे स्कूलों ने ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि उनके यहाँ अब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आपको पर्टिकुलरली कोच ढूंढना पड़ता था, कोच काफ़ी दूर आपको मिलता था या फिर आपकी वहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं होती थी कोच तक। लेकिन अब क्या है, स्कूल्स में भी लोगों ने ये सब शुरू कर दिया है। तो आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं कि या ये सिर्फ एक बिजनेस है या फिर ये रियली है जो एक प्लेयर निकाल के ला रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं कि ये स्कूल्स, कोचिंग, कोचेज या फिर एकेडमीज सिर्फ एक बिजनेस स्टंट है कि भाई पैसा बना रहे हैं, उसके बाद अपना क्या तुमने जीता, क्या तुमने किया वो पता नहीं, लेकिन हमें पैसा मिल गया। और आप इसको कैसे देखते हो? आप एज ए कोच आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कैसे पाते हो इन मैटर्स पे? देखिए सर, जो अभी सभी स्कूलों ने जो एकेडमिक में इसको स्टार्ट किया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि एक बच्चे के पास वही 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम होता है। अगर वो जिस स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल के अंदर उसकी एकेडमी है, तो उसका जो ट्रैवल का जो टाइम है वो कम हो जाता है। वो अपने ट्रैवल के टाइम को कम करके सीधा स्कूल से ही मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और उसी बस के अंदर वो घर वापस जा सकता है। इसमें पेरेंट्स का भी बेनिफिट है, बच्चे का भी बेनिफिट है और बच्चे की प्रतिभा भी निकलती है। फिर जब वो एक अच्छा शूटर बन जाता है उसके बाद उसको जाके प्रोफेशनल एकेडमीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बलविंदर सिंह या किसी भी और फर्दर एकेडमी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल का जो हम बोलें कि जो स्टार्टिंग है, अगर वो स्कूल से होती है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे के पास उतना ही टाइम होता है 2 बजे से लेके 6-7 बजे तक का, क्योंकि उसके बाद तो उसका खेलने का ग्राउंड का टाइम है। मैं नहीं चाहूँगा कि सभी बच्चे इंडोर के साथ साथ ग्राउंड को छोड़ दें। इंडोर शूटिंग एक इंडोर गेम है, इंडोर गेम के साथ साथ बच्चे को ग्राउंड में कम से कम 1-2 घंटा ज़रूर लगाना चाहिए। तो वो जो 4 घंटे में अगर उसका स्कूल की एकेडमी में उसका टाइम बचता है तो उससे अच्छी बात। खिलाड़ी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? स्पेशली शूटिंग में अगर मैं बोलूँ, कौन कौन से लेवल होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं? अगर उसको ओलंपिक तक पहुँचना है तो कितने लेयर उसको क्रॉस करने पड़ेंगे? और अगर बलविंदर सिंह को वो मैंने स्टूडेंट दे दिया तो वो सफ़र कितना आसान और कितना शॉर्ट टर्म में आप कवर करवा सकते हैं? देखिए, एक खिलाड़ी को अगर ओलंपिक लेवल तक खेलना है तो उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर ऑल इंडिया, फिर नेशनल क्लियर करना है। उसके बाद फिर हमारे ट्रायल्स आते हैं। उन ट्रायल्स के अंदर है जो सा उस प्लेयर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप 8 के अंदर आना है। तो वो जब चीज़ें होती हैं फिर जाके एक प्लेयर ओलंपिक लेवल का बनता है। अगर आप मेरी बात करते हैं कि बलविंदर सिंह उसको कितनी जल्दी रेडी कर पाता है, तो आप इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि आप समझिए कि जब एक डिस्ट्रिक्ट होता है, सपोज कर लीजिए हरियाणा का अगर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर कम से कम 10,000 न्यू प्लेयर्स हैं वो आते हैं। और जब उनका स्टेट होता है तो 15 से 20,000 नए प्लेयर्स आते हैं। और जब एक ऑल इंडिया होता है तो पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो है प्लेयर 25 से लेकर 30,000 के करीब करीब आते हैं। और जब एक नेशनल होता है तो नेशनल के अंदर जब प्लेयर्स आ रहा है तो वो प्लेयर्स अब 50,000 से अप जा रहा है। यानी कि जब 50,000 से अप प्लेयर गया और जब उसमें से जब प्लेयर नेशनल खेल लेता है और जब ट्रायल के लिए वो क्वालिफाई करता है तो ट्रायल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,000 प्लेयर बचते हैं। तो आप ये समझिए कि वो 2,000 प्लेयर्स जो वहाँ से निकल के आते हैं तो 50,000 में से सिर्फ 2,000 ही बच्चे जो हैं ट्रायल्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जब आपने वो जर्नी वहाँ से जब आपने 10,000 से स्टार्ट करके 50,000 वाली पार की और आपने 2,000 में आप आ गई, तो 2,000 में आपको टॉप पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ उसके लिए आपको एक अच्छा कोच, जो कोच दिल से बोल सके कि मैं इस बच्चे को यहाँ तक खिला सकता हूँ। ये नहीं कि ये बच्चा खेल सकता है, भाई बच्चा खेल सकता है, वो उसकी काबिलियत है। एक कोच के अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं इसको रेडी कर सकता हूँ। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो फिर तो कोच अपनी जेब के अंदर पैसे भर रहा है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बलविंदर सिंह, अगर मैंने पहली बार में बोल दिया कि हाँ मैं इस बच्चे को इस लेवल तक खिला सकता हूँ, तो मैं उसके लिए पूरी A to Z मतलब अपनी जान लगा देता हूँ कि हाँ मैं इसको उस लेवल तक खिलाऊंगा। और ऐसा मैंने एक बार नहीं बहुत बार किया है मतलब। लेकिन बच्चे फिर उसके बाद कि और बेटर चले जाते। क्या 3 चीज़ें ऐसी हैं
बलविंदर सिंह में जो बाकी कोचों से बलविंदर सिंह को बिल्कुल अलग करती है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं गारंटी के साथ बच्चों को मतलब कि उस लेवल तक, एक बार कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसका मैं 2 मैचेस करवा के देखता हूँ। उसके बाद मैं उसको पूरा लेवल है जो सा उसको सेट कर देता हूँ कि आपका इस समय पे ये स्कोर, इस समय पे ये स्कोर। अगर आपका ये स्कोर नेशनल राइफल एसोसिएशन के मैच के अंदर नहीं लग रहा है तो टोटली पेमेंट रिफंडेबल। तो पेमेंट किस चीज़ का ले रहा हूँ उनसे? मैं पेमेंट अपनी काबिलियत का ले रहा हूँ ना। ये नहीं कि बच्चा मेरे से काफ़ी में क्वेश्चन किया कि सर अगर बच्चा वहाँ नहीं मारेगा स्कोर तो, क्योंकि वही अगर वो चाह के भी नहीं मारेगा ना तो वो मिनिमम उतना मारेगा जितना मैंने उसको रेडी किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए आपने कमिटमेंट कर दी तो अगर वो कमिटमेंट मीट नहीं होती है तो आप पैसे रिफंड करने को भी तैयार हो? वो टोटली रिफंडेबल। अगर मैं उस कमिटमेंट में नहीं आ रहा तो वो टोटली रिफंडेबल है। और मेरे को ऐसा अभी तक करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा ही मैं उस लेवल का उसको रेडी करके देता हूँ कि ये कर सकता है और इसको मेरे को कराना है और मेरे को ये मैं इसको करवा सकता हूँ। शूटिंग में सफल होने के लिए टेक्निकल स्किल्स तो होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल कंट्रोल या फिर मेंटल स्किल की कितनी ज़रूरत है टेक्निकल स्किल्स के साथ? देखिए, शूटिंग एक अगर हम बोलें तो खुली आंखों से एक योग है, ठीक है। जो बच्चा शूटिंग कर रहा है इट मीन्स कि उसका मेंटल स्टेटस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब देखिए, हम लोग अगर कोई चीज़ नहीं याद होती या कुछ नहीं करते तो हम योग साधना करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। तो जो बच्चा एक 60 से 70 गोली डेली चला रहा है, आंखें खोल के कंसंट्रेशन कर रहा है, तो आप समझिए कि उसकी विल पावर कितनी होगी। अगर वो बच्चा अपने मुख से कोई वर्ड निकाल भी देगा ना तो वो भी ट्रू हो जाए। एक चीज़ बताइए सर, ऐसा कब फील होता है या फिर आपको कैसा महसूस होता है जब सपोज मान लिया जाए सारे बच्चे आपके पास हैं, आपको कैसा लगता है कि इनमें से ये बच्चा है जो मेडल ला सकता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिसने बलविंदर सिंह की एकेडमी ज्वाइन कर ली तो मैं उसको ओलंपिक से कम समझता ही नहीं, कि मेरे को रेडी ही उसको उस एक पल के लिए करना है। मैं बच्चे को यही बोलता हूँ कि आप सपोज करिए कि आप ओलंपिक के अंदर खड़े हैं, आप शूट आउट में भी आ गए, सब कुछ हो गया, लास्ट में जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए जो गोली बची है वही चलानी। मैं वही एक गोली चलाने बच्चे को सिखाता हूँ, क्योंकि उस एक गोली को अगर बच्चे को खुद नहीं पता कि वो चला रहा है और वो 10 है तो इसका मतलब कि वो अपने आप से भी धोखा कर रहा है, वो देश से भी धोखा कर रहा है, और हम मतलब वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम वो शॉट मैंने 10 चलाया और मेरे को पता ही नहीं था, वो सडनली लग गया, तो फिर किस चीज़ का शूट है? तो वो एक गोली जो हमें डिसाइड करती है कि मैं वो चलाऊंगा और ये मैं मारूंगा और ये 10 होगा, तो वो एक गोली ही मैं रेडी बच्चे को एक एक शॉट जब वो चलाता था उसी लेवल के लिए। हम ओलंपिक अगर देखें तो 4 साल के बाद आता है, लेकिन उस पल को हम हर 40 शॉट के अंदर महसूस कर सकते हैं। तो जब तक मेरे को उस एक पल के लिए मैंने उसकी 40 शॉट के अंदर अगर प्रैक्टिस नहीं की तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं वहाँ पर वो बच्चा उस शॉट को गोल्ड मेडल में तब्दील कर लेगा। क्योंकि अगर बच्चा वहाँ पे नहीं 10 मारता, उसको नहीं पता कि कैसे 10 लगना, तो उसके लिए वो पल 4 साल के बाद आएगा, तो उसी के लिए उसको पहले से ready करना है। आज सर मैं देखता हूँ जैसे मेल्स और फीमेल्स मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शूटिंग में काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। जैसे हम पीछे ओलंपियन की बात करें, मनु भाकर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेडल लेके आई देश के लिए। तो अब मतलब पहले तो बॉयज़ कर रहे थे, अब गर्ल्स भी काफ़ी आगे निकल गई ये सब करने में। तो आपको क्या लगता है कि ये फैमिली का मतलब मोटिवेशन है जो गर्ल्स को भी बाहर निकाल रही है, बच्चियों को भी बाहर निकाल रही है कि जाओ खेलो, या फिर सराउंडिंग ऐसी बनते जा रही हैं, या फिर ये सिर्फ ये है कि भाई एक ने खेल लिया तो दूसरा भी चला गया, देखा देखी है? मतलब क्या है ये चीज़ें जो लोग आज मतलब बच्चियों को भी खेलने के लिए बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पहले उनको बाउंड्रीज के अंदर रखते थे? देखिए, शूटिंग एक इंडोर गेम है और एक इंटरेस्टिंग गेम है और बिल्कुल सेफ गेम है। तो इसमें जब पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा बच्चा इंडोर गेम के अंदर जाके खेल रहा है और बिल्कुल मतलब कि फुली डिसिप्लिन गेम, मतलब वो आपके लाइफ स्टाइल को बदल देती है, आपके गुस्से आने को बदल देती है, आपको मतलब किस तरह से बात करनी है।
तो वो आपका जो एक स्टेटस लेबल है और एक स्टेटस सिंबल है, उस चीज़ को वो चेंज कर देता है। मतलब शूटिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो एक डिसिप्लिन गेम होने के कारण इसके अंदर सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसके अंदर जरूर जाएं। क्या है बलविंदर सिंह में ऐसा जो लोग कर्नाटका, केरल, कोलकाता, दिल्ली सारी जगह से उनको कॉल करते हैं? इवन आपको फ्लाइट की टिकट देते हैं, रहने का खाना देते, होटल देते हैं, एकोमोडेशन देते हैं, सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। क्या वहाँ पे उन जगह पे ऐसे कोच अवेलेबल नहीं है, या बलविंदर सिंह स्पेशल है जो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहा है? मतलब क्या है वहाँ पे, क्या कोच नहीं है, या उनको आपने ऐसा क्या मोटिवेट कर दिया, या आपने कौन सी गुट्टी पिला दी कि वो आपके पास ही आ रहे हैं या आपको ही बुला रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, मैं अपने काम को 100% के साथ लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोचेस नहीं है, लेकिन वो ना गारंटी के साथ नहीं कराते। भाई ये एक पैशन और प्रोफेशनल दोनों चीज़ें हैं। जब आप एक पैशन को प्रोफेशनल बनाते हैं, मैंने अपने इस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। मतलब मैं इसमें अगर मैं किसी से पेमेंट ले रहा हूँ तो भाई उसको उसका रिजल्ट देना है। अगर आप दुकान पे भी जाएं, अगर आप कोई आलू प्याज भी अगर खरीदते हैं तो आप पेमेंट करते हैं ना। अगर आपको 1% भी कम मिलता है तो आप बोलते हैं ना भैया कम तो ले। तो भाई अगर कोचेस को अगर पेमेंट आ रही है तो उनको उतना रिजल्ट भी चाहिए, तो वो मैं गारंटी के साथ रिजल्ट्स देता हूँ। तब पेरेंट्स मेरे पास अपनी फ्लाइट ये वो सब मेरी बुक कराते, नहीं तो अदरवाइज मेरी फीस सिर्फ 15,000 रुपये 3 दिन की, और जबकि वो फ्लाइट का खर्चा इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की डेट में आप किसी की जेब से 10 रुपये निकाल के देखिए, अगर वो मेरे ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको रिजल्ट मिल रहा है। अदरवाइज आप किसी की जेब से 10 रुपीज़ निकाल के दिखाइए। आपको क्या लगता है कि एक नया शूटर क्या क्या गलतियां करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ भी क्वालिफाई नहीं करके आया, स्टेट में गया नहीं आगे कर पाया, लेकिन आपकी एकेडमी में बहुत अच्छा कर रहा है। एकेडमी में अच्छा कर रहा है लेकिन कंपटीशन में अच्छा नहीं कर रहा। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या गलतियाँ होती हैं जो अक्सर ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले तो जो शूटर है या जिस बच्चे ने एक गोली चला ली, देखिए अगर कोई भी नया बच्चा है, अगर उसने एक गोली चला ली, उसको गोली चलानी आ गई, उसके बाद आप सोचिए कि कोई भी अगर बच्चा पिस्टल उठाता है, क्या वो गलत गोली चलाने के लिए उठाएगा जिसको आएगी? वो कभी भी गलत नहीं चलाता। उसके बाद जो गलतियाँ होती हैं वो टेक्निकली गलतियाँ होती हैं। हम लोग उसको बच्चों के ऊपर डालते हैं, नहीं आप ये गलत कर रहे होंगे, होल्डिंग करो, नहीं, वो उसका रिजल्ट नहीं है। अगर बच्चा गोली चला रहा है, कोई भी, अब बिल्कुल नए बच्चे को लेकर चलिए, अगर उसको एक बार गोली लोड करके चलानी आती है, क्या वो दूसरी बार गलत गोली चलाने के लिए करेगा? नहीं करेगा ना। वो जो आपने प्रोसेस बताया उसको ही करने के लिए करेगा। उसके बाद अगर कुछ गलत हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमें उन टेक्निकली प्रॉब्लम्स को एक एक करके पकड़ना होता है और उस बच्चे को बताना होता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। जबकि बाकी जो कोचेज़ हैं वो क्या करते हैं, उनके पास हर एक प्रॉब्लम का एक ही हल होता है कि होल्डिंग करो, जबकि मेरे पास हर प्रॉब्लम का अलग अलग हल है कि भाई बच्चे को अगर लेफ्ट में शॉट आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, या वहाँ पे मैचेस में उससे नहीं लग रहा है, तो उसके लिए उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना है। ये नहीं है कि उन सब चीज़ का एक ही अलग भी होल्डिंग करो। भाई वो होल्डिंग से नहीं है ना। कोई भी बच्चा जिसको आता है वो गलत नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसको ABCD आ गई और अगर हम उसको कुछ बोलते हैं लिखने के लिए तो वो सही करेगा ना उसको। अगर उसको A फॉर एप्पल बोलेंगे लिखने के लिए तो वो A फॉर एप्पल लिखेगा, चाहे उसको स्पेलिंग ना आते हो। अगर वो गलत भी कर रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है वो हमें उसको सिखाना था। सेम ऐसे ही शूटिंग के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है सर, जैसे बच्चा गेम में गया, वहाँ पे उसको मेंटल प्रेशर मिल गया, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि दूसरा बच्चा मार रहा है, लेफ्ट में राइट में बच्चा अच्छा खेल रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारा कोच है वो प्रेशर हैंडल करना नहीं सिखाता बच्चों को, सिर्फ गोली चलाना सिखाता है या टेक्निकल स्किल सिखाता है। ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, आपके क्वेश्चंस में ही आंसर है कि जो बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उनको मैचेस, लोकल मैचेस नहीं खिलाएंगे तो उनको प्रेशर आएगा ही आएगा। अगर हम उनको जितने लोकल मैचेस हैं उसको आप जितना प्ले करवाएंगे उसका प्रेशर दूर हो जाएगा और कोच को जाके पता लगेगा कि ये वहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है। तो जब वो बच्चे को मिस्टेक पता लग जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो स्कोर को इम्प्रूव करेगा ही करेगा। लेकिन उसके लिए
कोचेस का जो सा है वो मैचेस में जाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे ने क्या खेला और बच्चे ने कैसा खेला, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। बच्चा क्या खेल रहा है वो बच्चे को पता है, बच्चा कैसा खेल रहा है ये कोच का काम है। अगर कोच साथ जा रहा है, अगर बच्चा गलत भी खेल रहा है, खराब भी खेल रहा है, तो उसको ये तो पता है ना कि बच्चे ने खराब किस कारण से खेला, तभी वो उसके ऊपर काम कर पाएगा ना। अगर कोच को सिर्फ यही पता कि बच्चे ने खराब खेला, उसको ये पता ही नहीं कि कैसे खराब खेला, तो वो उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑल ओवर कोच की ही है, चाहे वो उसमें सक्सेस हो। देखिए अगर कोच का स्टूडेंट अच्छा स्कोर मार रहा है तो उसके बाद भी तो उसको शाबाशी मिलती है ना, तो बेकार स्कोर के ऊपर भी उसको सुनना चाहिए, उसको अपने काम को उसकी मंथना करनी चाहिए कि भाई मैंने इसमें क्या गलती करी। अगर आप उसको गलती को नहीं एनालाइज करते हैं तो आप अपने पैशन से, अपने प्रोफेशन से धोखा ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि आजकल कोच ऐसा कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं बच्चों को, या सिर्फ मनी मेकिंग चल रही है? देखिए कोच और एक शिक्षक वर्ड ऐसा है कि इसमें उसी इंसान को आना चाहिए कि जिसको अपने काम को अगर वो ठीक करेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा उसके पीछे। अगर वो पैसे के पीछे भागेगा तो जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका काम है, वो उससे ऑटोमेटिकली नील हो जाता है। तो इसलिए तरक्की ही वो इंसान करता है इसके अंदर, जो शिक्षक होगा और जो कोच होगा, अगर उसमें काबिलियत है, वो अपने काम की तरफ अगर ध्यान रखेगा, अगर पेमेंट की तरफ नहीं जाएगा तो पेमेंट ऑटोमेटिकली आएगी। अगर खाली पेमेंट की तरफ जाएगा तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। तो मेरे को लगता नहीं है कि कोचेस ऐसा करते हैं, क्योंकि लोगों ने, जिसने कोच के प्रोफेशन को चुन लिया तो वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से उसको निभाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैच से 3 महीने पहले आपसे ट्रेनिंग ले लूं और उसके बाद मैं आराम से घर बैठूं, जब जब मैच आए तो मैं आपके पास आ जाऊं, और फिर मैच ख़त्म तो मैंने ऑफ कर दिया, नहीं आया? या फिर मुझे कंसिस्टेंट आपके पास या कोच के पास या फिर इस शूटिंग गेम को खेलते रहना चाहिए? क्या है? देखिए अगर आपको लक्ष्य, अगर आपका ओलंपिक है, फिर तो आपको रेगुलर खेलना है। अगर आपका हॉबी एज ए टाइप है तो शूटिंग गेम, स्विमिंग गेम और साइकिलिंग ये ऐसी है कि जितना आदमी ने सीखा होता है उससे ज़्यादा भूलता नहीं है, उससे आगे ही उसको सीखता है। आपके ही सिखाए बच्चों ने नेशनल क्वालिफाई किया, आपके ही सिखाए बच्चे एशियन गेम के लिए सेलेक्ट हुए, और आपके ही सिखाए बच्चे जो अभी नीचे जूनियर लेवल पे खेल रहे हैं। क्या डिफरेंस है उन दोनों में? क्या स्टेट ऑफ माइंड अलग है, या फैमिली सपोर्ट ज़्यादा है, या उनकी डाइटरी ज़्यादा है, या उनके पास कोच ज़्यादा अच्छे हैं, या क्या है डिफरेंस, कैसा है? देखिए जो बच्चे, जिसने नेशनल खेला और उसने नेशनल के बाद आगे नहीं तैयारी की, यानी वो आगे खेलना ही नहीं चाहता, तो उसमें क्या है कि मैं इसमें सारा रोल है जो सा पेरेंट्स को देता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि उनके बच्चों को क्या बनना है। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब बच्चा अभी पढ़ने जाता भी नहीं कि भाई मेरे बच्चे को नर्सरी में इस स्कूल में डालना है, भाई गेम्स में हम क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि मेरे बच्चे को इस लेवल तक मेरे को खिलाना है। हम अभी बच्चा पैदा भी नहीं होता सोच लेते हैं कि हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो गेम्स में भी पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा ना। अब अगर पेरेंट्स 9th क्लास के अंदर बच्चे को शूटिंग स्टार्ट करवाता है, कोच ने पूरी मेहनत करी, 10th क्लास तक जब वो हुआ तब तक उसको नेशनल खेल लिया, ट्रायल के लिए क्वालिफाई हो गया। अब जब ट्रायल के लिए बच्चा क्वालिफाई हुआ तो वो तो 10th में है, पेरेंट्स बोलेंगे इसको हाथ में लगा, इसको नहीं, हमने अभी पढ़ाई करनी, तो अब बताओ इसमें कोच क्या करेगा। तो वो पेरेंट्स ने डिसाइड करना है कि हमें अपने बच्चे को कहाँ तक खिलाना है। या अब मेरा मानना है कि कोचेज़ को ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि पहले ही उनको पोर्टफोलियो देना चाहिए कि भाई अगर तो आपको इस लेवल का करना है तो आप आइए, अदरवाइज नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरा भी टाइम वेस्ट होता है अगर मैं उस लेवल के बच्चे को रेडी नहीं करता, क्योंकि मेरी आकांक्षा ये है कि ओलंपिक के अंदर यहाँ तो मेरे को उधर खड़ना है जहाँ पे टॉप 8 खड़े होते हैं, या किसी प्लेयर के पीछे खड़ना है। तो अगर एक कोच किसी प्लेयर के पीछे खड़ रहा है तो उसके पास टाइम भी तो उतना ही है ना, भगवान ने सांसें तो उतनी ही दे रखी है ना। तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप उस प्लेयर को चूज़ करो जो उस लक्ष्य तक जाना चाहता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है।
अगर मेरी ऑडियंस में से कोई ये पूछना चाहे कि शूटिंग गेम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके बाद रिकरिंग मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी है और कितना टाइम लगेगा कि बच्चा नेशनल तक पहुंच जाएगा, ये 3 चीज़ों का आंसर अगर आप दे दो तो शायद मेरी ऑडियंस बेनिफिट हो जाएगा उनको। देखिए, नेशनल तक जाने के लिए तो बच्चे को सिर्फ अपने पिस्टल की नीड है और कोच की जो मंथली फीस। तो पिस्टल कितने की आएगी? पिस्टल 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आती है। वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, 2 ईयर वारंटी में वो 10 साल तक वो चलती है, ठीक है जी। उसके बाद जो कोचेस की फीस होती है वो आपकी वो 6,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो वो आप लेके चल लीजिए कि जो 1 साल की 1,20,000 है कुछ इतनी बनती है। बाकी जो पैलेट्स का खर्चा लेके चलें, मोटा मोटा हम खर्चा लेके चलें कि पिस्टल के खर्चे को अगर निकाल दें तो 8,000 के करीब पर मंथ का जो है एक शूटर का जो सा वो खर्चा बैठता है। लेकिन वो 8,000 जब वो शूटर खर्चा करता है तो वो उसको वो नेशनल प्लेयर बना देता है। और वो उस नेशनल प्लेयर बनने के बाद वो अगर उसको सही रास्ता चूज़ करता है कि भाई मेरे को ट्रायल्स भी देने और मेरे को आगे भी खेलना है, तो उसको 3 से 4 साल के अंदर वो एक बढ़िया वाला ओलंपियन बन सकता है अगर वो कंटिन्यू करता है। अगर वो बीच में लैप्स करता है फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप 2 लाख के करीब मान लो और 8,000 रुपीज़ आप मंथली मान लो। अब मुझे सर एक चीज़ और बताइए, जैसे अगर किसी शूटर ने नेशनल क्वालिफाई कर दिया तो उसके खेल कोटा और गवर्नमेंट जॉब और इन सब चीज़ों में भी डोर ओपन हो जाते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया है। अभी तो नेशनल मेडल के ऊपर भी अगर हम बोलें तो गवर्नमेंट काफ़ी मतलब पेमेंट देती है बच्चे को, 5 लाख 3 लाख वगैरह आजकल अलग अलग स्टेट में है। अभी मान लीजिए मेडल भी नहीं आता तो हम इस बात को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्लेयर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बन सकता है, ठीक है जी। तो वो जो बच्चा जब खेल रहा है, जब उसने रेनॉल्ड सर्टिफिकेट ले लिया तो वो सर्टिफिकेट की जब वो ग्रेजुएशन करवाता है तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब जब भी सीट्स होती है तो उसमें आप स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जा सकते हैं। जैसे आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी, तो अगर कई स्कूल्स में ऐसा है वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देने लगते हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कर ले, स्टेट क्वालिफाई कर ले तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बिल्कुल सही है ये बात। आप देखिए कि बाकी किसी गेम के अंदर नेशनल खेलना बहुत ही मुश्किल है, इसके अंदर नेशनल इजीली खेला जाता है। अगर बच्चा मतलब डिसाइड कर ले कि मेरे को खेलना है तो इसमें इजीली है, इसमें स्टेप है, इसमें क्वालिफाइंग स्टेप है। बाकी गेम्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जाता है, इसके अंदर आपने वो स्कोर लेवल अचीव करना है। तो अगर 100 बच्चे डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं और 100 के 100 ने वो स्कोर है जो सा उतना अचीव कर लिया तो सभी स्टेट के लिए क्वालिफाइंग है। सेम ऐसे ही नेशनल के लिए है। तो अगर जब बच्चे नेशनल खेल लेते हैं तो एक स्कूल के अंदर आप देखिए ना कि कहाँ से बच्चे नेशनल खेलते हैं, तो अगर उनका बच्चा एक नेशनल खेला है तो गवर्नमेंट भी उस स्कूल को जो पेमेंट आती है तो वो उसके थ्रू फिर वो उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो अभी बहुत सारे स्कूलों में है, अगर आप नेशनल प्लेयर हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है उससे। तो अगर देखा जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही एक वो है, थोड़ा सा पेनफुल है। उसके बाद बच्चा अगर नेशनल क्वालिफाई कर रहा है तो वो अपने खर्चे खुद मेंटेन कर सकता है स्कॉलरशिप और बाकी चीज़ों से, स्पॉन्सरशिप वगैरह से। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, जो पिस्टल लेने की जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अगर वो 8,000 पर मंथ निकाल सकते हैं तो आप समझिए कि आपके बच्चे का भविष्य 3 और 4 साल के अंदर बहुत ही बेटर हो जाएगा। आपको आपके नाम से नहीं, आपके बच्चे के नाम से लोग जानने लगे। अगर मैं इस कन्वर्सेशन को समराइज़ करूं तो जो जो मुझे समझ में आया मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहली चीज़ मैंने बोला कि बलविंदर सिंह की ऑल इंडिया डिमांड है, वो इसलिए है कि बलविंदर सिंह जी गारंटी लेते हैं कि आपका बच्चा अगर मुझे मिला तो मैं उसको नेशनल तक लेके जाऊंगा, जो आपकी डिज़ायर है मैं उसको फुलफ़िल करूंगा, अदरवाइज़ मैं पैसे रिफ़ंड कर दूंगा। देखिए, जिसने हमारी एकेडमी ज्वाइन कर ली, जिसको मैंने चूज़ कर लिया, तो वो आप समझिए कि वो नेशनल खेल गए। दूसरी बात हमने जो डिस्कशन किया यहाँ पे, दूसरी बात ये थी कि बलविंदर सिंह बाकियों से अलग इसलिए भी हैं क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं खेलते,
वो मेडल के लिए खेलते हैं, वो बच्चों को सेलेक्ट करते हैं मेडल के लिए, ना ही कि पैसों के लिए। ये सही है? बिल्कुल। तीसरा हमने बोला कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा शूटिंग करना चाहता है तो उसके भी डोर ओपन है बलविंदर सिंह के यहाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीरों का गेम है। देखिए, मेरे अंदर जो प्रतिभा है, मैं उस प्रतिभा को उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। मैं उसको वेपन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं आज खुद अपनी पिस्टल नहीं अभी तक मैं परचेज़ कर पाया हूँ, अपनी राइफ़ल नहीं अभी तक मैं परचेज़ कर पाया हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल मतलब कि स्टार्ट किया कि जो इतनी महंगी गेम जो लगती है वो फ्री में बच्चों को पता लगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अदरवाइज़ शूटिंग में बोलने के भी पैसे लगते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब जाएंगे तो उसमें आप टोटली उसमें पूरे लेक्चर्स फ्री में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो जो मेरा टैलेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बच्चे के पास इक्विपमेंट है और करने की सिर्फ इच्छा मात्र है तो वो उसके लिए मेरे डोर हमेशा खुले हैं।